जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग बात कर रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, और जिस लेसन की बात कर रहे हैं वो है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। तो आज हम लोग उसके अंतर्गत बात करेंगे मुस्लिम शिक्षा की विशेषताओं की। तो अभी तक आपने तीन चीज़ें देखी, वैदिक शिक्षा, बौद्ध और गुरुकुल। तो ये सब जो तीन प्रकार की शिक्षाएं थी इनके बारे में बात की। ये प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी। अब मध्यकालीन या मुगलकालीन शिक्षा की विशेषताओं की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें मेन रूप से मुस्लिम शिक्षा की विशेषताओं का अध्ययन करना है। ठीक, मध्यकालीन या मुगलकालीन शिक्षा आ जाए या मुस्लिम शिक्षा आ जाए, मतलब वही है। तो यहाँ से अभी दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो है कि मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं क्या है, या मध्यकालीन या मुगलकालीन शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। और इसमें एक मकतब और मदरसा, दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आपको पढ़नी है। ठीक, तो बस इसमें यही दो चीज़ें हैं और विशेषताओं में सब कुछ इसमें समाहित है। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं मुस्लिम शिक्षा की विशेषताओं की, या मध्यकालीन या मुगलकालीन शिक्षा की विशेषताओं की। तो सबसे पहले उद्देश्य। ठीक, तो भाई संपूर्ण मुस्लिम युग में अनेक शासक हुए, आप सबको पता है। इनमें से कुछ अधिक शिक्षा प्रेमी थे, कुछ उदार दृष्टिकोण वाले थे, तो कुछ बहुत ही कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के थे। मतलब कई सारे शासक हुए और अलग अलग शासकों के अलग अलग गुण थे। ठीक, कोई शिक्षा प्रेमी तो कोई उदार दृष्टिकोण और कोई बहुत ही कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति का था। इन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से शिक्षा की व्यवस्था की, और इस युग में निम्नलिखित शिक्षा के सामान्य उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य क्या थे मुगलों के या फिर आप मुस्लिमों के जो शासक थे, मुस्लिम शासक थे। तो भाई सबसे पहले तो है ज्ञान का प्रचार। यहाँ पे आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, बाकी एक एक लाइन में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आसानी से आप एक लाइन में समझ जाएंगे। तो नंबर एक है ज्ञान का प्रचार। तो मोहम्मद साहब का ऐसा कहना था कि ज्ञान अमृत है और अमृत प्रदान करता है, लेकिन इससे पहले एक कथन है कि किसी को सोना देने से शिक्षा देना अधिक उपयोगी है, क्योंकि इससे ज्ञान की उन्नति होती है। तो ज्ञान का प्रचार, और मोहम्मद साहब का कथन आपने भी पढ़ा। ठीक, इसे इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार होता है, इसलिए शिक्षा के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। संपूर्ण मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार करना था, जिससे इस्लाम का प्रसार व उन्नति हो। ठीक, तो सेकंड पॉइंट है धर्म का प्रचार करना। तो मुस्लिम या फिर मुसलमान भारत में न केवल संपत्ति लूटने तथा शासन करने आए थे। ठीक, ये लोग क्या करने आए थे, धर्म का प्रचार और प्रसार करने भी आए थे। जो जितने अधिक काफिरों को मुसलमान बना सकता था वह खुदा का उतना ही अधिक प्यारा होता था, ऐसा मोहम्मद साहब का उपदेश है। धर्म प्रचार एक परम कर्तव्य है और इसे सवाब मतलब होता है पुण्य, ठीक, कार्य माना जाता है। अतः समस्त शासक शिक्षा के माध्यम से इसे सवाब का लाभ अर्जित करना चाहते थे। तो उद्देश्य क्या थे, ज्ञान का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, भौतिक सुखों में वृद्धि करना। इस्लाम धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है, अतः मानव ने जो जन्म प्राप्त किया है इसमें संपूर्ण सुखों का भोग कर लेना चाहिए, ऐसी इस्लाम धर्म की मान्यता है। ठीक, और सुखों का भोग अर्थ एवं काम पर आधारित है। काम एवं अर्थ दोनों ही शिक्षा पर आधारित थे, क्योंकि शिक्षा द्वारा धनोपार्जन सहज था। मुस्लिम युग में शिक्षित लोग कम थे और जो भी थे उन्हें अच्छे शासकीय पद मिल जाते थे। शिक्षा भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रमुख साधन थी। इसके बाद है शासन का दृढ़ीकरण करना। तो भाई जितने भी मुस्लिम शासक थे वो जानते थे कि भारत में मुस्लिम शासन की जड़ें उस समय तक दृढ़ नहीं हो सकती जब तक कि भारतीय हिंदू जनता मुसलमानों के प्रति वफादार नहीं हो जाती। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से हिंदुओं के हृदय में मुस्लिम शासन के प्रति अनुकूल भावना का विकास करना प्रारंभ किया। कहना ना होगा कि वे पर्याप्त मात्रा में इस दिशा में सफल रहे। ठीक, सफल भी रहे, इस दिशा में वो
इसके बाद है संस्कृति का प्रचार। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम रीति रिवाजों, खान पान, व्यवहार, आचरण तथा नैतिक मूल्यों का प्रचार करना था। संपूर्ण मुस्लिम संस्कृति धन, शराब तथा स्त्री भोग पर आधारित थी। यह अधिक आकर्षण, सुखकर तथा सरल थी, इसलिए बड़ी मात्रा में हिंदू इस ओर आकर्षित हुए और उन्होंने मुस्लिम शिक्षा तथा धर्म अपना लिया। इतना ही नहीं, शिक्षा के माध्यम से उन्होंने भारत भूमि पर मुस्लिम शासन की जड़ें मजबूत की। उन्होंने धर्म का व्यापक प्रचार किया एवं उसको संरक्षण प्रदान किया। तो उद्देश्य में कई सारे पॉइंट हैं, आप लोगों ने समझ लिए हैं। उन पॉइंटों के अंतर्गत जो भी आपको लगे कि 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप याद कर लीजिए। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। जो दूसरा है वो शिक्षा व्यवस्था। तो भाई संपूर्ण मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था किस पर आधारित थी? मकतब तथा मदरसों पर आधारित थी। अब समझते हैं ये मकतब और मदरसे क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मकतब की। तो संपूर्ण मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था धर्म पर आधारित थी, हम सभी जानते हैं, और धर्म का प्रचार करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। अतः प्रत्येक मस्जिद के साथ प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया। मस्जिद के साथ लगे इस प्राथमिक विद्यालय को ही हम लोग क्या कहते हैं? मकतब कहते हैं। समझ में आया है ना? मतलब कि मस्जिद के साथ लगे प्राथमिक विद्यालय क्या कहलाते हैं? मकतब कहलाते हैं। ठीक, मकतब फ़ारसी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है लिखना। इस अर्थ में मकतब वह स्थान जहाँ बालक लिखना सीखता है। मस्जिदों के साथ संलग्न मकतबों में अक्षर ज्ञान के साथ ही साथ धार्मिक शिक्षा भी चलती थी। तो आप मकतब रट डालिए, संभावनाएं रहती हैं एग्ज़ाम में इसको पूछे जाने की। इसके बाद मदरसा की बात करते हैं। तो मुस्लिम युग में उच्च शिक्षा के केंद्र क्या थे? मदरसे थे। मदरसा शब्द फ़ारसी भाषा के दूरस्थ शब्द से निर्मित था। इसका अर्थ है कि व्याख्यान देना। ठीक, मकतब का क्या अर्थ था? लिखना। ठीक है, जो कुतुब शब्द से बना है। और ऐसे ही जो मदरसा है इसका अर्थ है व्याख्यान देना। मदरसा वह स्थान है जहाँ भाषण दिए जाते हैं, यहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक, तो शिक्षा व्यवस्था समझ में आ गई। इसके बाद अगला पॉइंट है अध्ययन पद्धति। देखते हैं कैसी अध्ययन पद्धति यहाँ पे अपनाई गई। तो मुस्लिम युग में शिक्षा प्रदान करने की कोई भाई विशेष पद्धति प्रचलन में नहीं देखने को मिली थी। प्राथमिक स्तर पर मौखिक रूप से शिक्षा प्रदान करने पर भाई बल दिया जाता था, किंतु लकड़ी की पट्टी या जमीन पर बालू बिछाकर उस पर उंगली से अक्षर ज्ञान कराया जाता था। लकड़ी की पट्टी पर काली स्याही से लिखा जाता था। एक विशेष प्रकार की मिट्टी से भी लिखा जाता था। मदरसों के शिक्षण का प्रमुख साधन भाषण ही था। इस समय मॉनिटर प्रणाली मकतब तथा मदरसों में प्रयुक्त होती थी। बड़ी कक्षा के जो प्रतिभावान छात्र, मॉनिटर प्रणाली क्या होती है? मतलब बड़ी कक्षा के जो प्रतिभावान या टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते थे वे अपनी ही कक्षाओं को अथवा अपनी से छोटी कक्षाओं में पढ़ाया करते थे। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई अध्ययन पद्धति की। अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शिक्षण माध्यम। तो शिक्षण माध्यम क्या था? फ़ारसी था। ठीक, शिक्षण माध्यम क्या था इसमें? युग में फ़ारसी था और मकतब तथा मदरसों में फ़ारसी के माध्यम से शिक्षण कार्य होता था। अकबर ने इस संबंध में कुछ छूट दे दी थी और उस समय कुछ शिक्षण पाली या संस्कृत भाषा में होने लगा था। किसके टाइम में? अकबर के टाइम में। वैसे कुछ हिंदू पंडित निजी तौर पर अपने ही घरों में हिंदुओं के उच्च वर्ग को संस्कृत आदि का अध्ययन कराते थे। कुछ हिंदुओं के उच्च परिवार किसी संस्कृत ज्ञाता को अपने घर पर बुलाकर अपने पुत्र पुत्रियों की शिक्षा की व्यवस्था किया करते थे। इसके बाद परीक्षा प्रणाली की बात करते हैं। तो मुस्लिम युग में ना तो मकतब स्तर पर और ना ही मदरसे स्तर पर किसी भी प्रकार की परीक्षा प्रणाली प्रचलित नहीं थी। ठीक, ना ही मकतब स्तर पर और ना ही मदरसे स्तर पर कोई भी परीक्षा प्रणाली प्रचलित नहीं थी। मौलवी व्यक्तिगत रूप से जब संतुष्ट हो जाता था तभी बालक को ऊंची जमात मतलब कक्षा में भेज दिया करता था। विभिन्न स्तरों की शिक्षा प्राप्त होने पर बालक को कामिल, फाजिल तथा आलिम की उपाधियां प्रदान की जाती थी। तो उपाधियां किससे रिलेटेड हैं? शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक, छात्रावास की बात करते हैं। तो मस्जिदों में मकतब होते थे। यहाँ आस पड़ोस के छोटे छोटे बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। अतः उनके आवास के लिए प्रत्येक मदरसे में छात्रावासों की व्यवस्था रहती थी। और भाई छात्रावासों को शासन की ओर से बड़ी बड़ी जागीरें मिलती थी और भी इनसे आमदनी जो मिलती थी उससे जो छात्रावास का खर्चा चलता था
निःशुल्क रूप से इसी से होता था। और खेलकूद, तैराकी, अध्ययन की सुंदर व्यवस्था रहती थी, पौष्टिक भोजन मिलता था और मांसाहारी भोजन भी यहाँ मिलता था। ठीक, ये बात हो गई छात्रावास की। अब पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो मकतबों में अक्षर ज्ञान तथा धार्मिक ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। छोटे छोटे बालकों को कुरान की इबादतें कंठस्थ कराई जाती थी। बालक कुरान की इबादतों को सामूहिक रूप से बोलकर मतलब रटा करते थे। इसी प्रकार वे रट रट कर अक्षर गिनती तथा पहाड़े रटा करते थे। मदरसों में फ़ारसी भाषा, व्याकरण, दर्शन, धर्मशास्त्र, सैन्य व्यवस्था आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। और भी इसके साथ साथ जैसे नृत्य हो गया, संगीत, रेशम, जरी का काम, हाथी दांत का काम, इत्र निर्माण, यूनानी चिकित्सा पद्धति हो गई आदि का ज्ञान दिया जाता था। और साथ ही नैतिक भाषा प्रदान करने के लिए गुलिस्तां, बोस्तां आदि पढ़ाए जाते थे। ठीक, ऐसे भी पुस्तकें हैं जैसे लैला मजनू, यूसुफ जुलेखा की पुस्तकों द्वारा कविता का अध्ययन कराया जाता था। तो ये पाठ्यक्रम से रिलेटेड बातें हो गई हैं। अब अनुशासन की बात करते हैं तो मकतब व मदरसों में मतलब कड़े अनुशासन पर बल दिया जाता था। छोटे छोटे अपराधों के लिए भी कठोर दंड दिया जाता था। मौलवी स्वतंत्रता के साथ बेंत, कोड़े, लात, घूंसे, शारीरिक दंड दिया करते थे। और मुर्गा बनाने की प्रथा यहाँ आम थी। ठीक, मुर्गा बनाने की ना, मुर्गा बनाना समझते ना, बने ही होंगे कुछ लोग यहाँ पे। तो अनुशासन की बात होगी। उसके बाद गुरु शिष्य संबंध की बात करते हैं तो शिष्य अपने गुरुओं का भाई सम्मान और आदर करते थे। गुरुओं को समाज और राज दरबार में भाई सम्मान प्राप्त था और शायद इसी कारण मकतब मदरसों में उच्च सम्मान प्राप्त था। मौलवी था उस्ताद भी अपने चेलों की ओर व्यक्तिगत ध्यान देते थे तथा उनके व्यक्तित्व के चतुर्मुखी विकास के प्रयास करते थे। ठीक, औरंगजेब का उदाहरण अपवाद है। तो यहाँ पे हमने 9 पॉइंट आप लोगों के सामने डिस्कस किए। तो अगर एग्ज़ाम में आता है इसकी विशेषताओं के संदर्भ में तो आप यहाँ पे अगर 2 नंबर का आता है तो 5 पॉइंट लिख के छोटा छोटा आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। 1 से 1.5 पेज बस इनफ है। तो यहाँ इसके साथ ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त होता है। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।